नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन, जहां हम कृषि, बागवानी और सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारी लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कृषक उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कृषक उत्पादक संगठन आखिर क्या है, इससे किसानों को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है और प्रसंस्करण और विपणन में कृषक उत्पादक संगठन की क्या भूमिका हो सकती है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है बागवानी विशेषज्ञ शिवाली शर्मा जी। मैम, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। जी मैम, आज हम बात करने वाले हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या है और ये कैसे किसानों के लिए उपयोगी है। जी मैम, अगर हम फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कृषि का एक संगठन, एक ग्रुप होता है जिसमें कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, मतलब ये किसी भी टाइप के प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, बस एग्रीकल्चर रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि फिशरीज हो गया, कोई बागवानी हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी, जैसे मतलब कुछ दुग्ध वाला हो गया, मछली वाला हो गया। ये क्या करते हैं कि एक संगठन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि मिनिमम 10 लोग होते हैं। तो इसका आपने पूछा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है कि लोगों को कम प्राइस में उनको हम प्रोवाइड करवा पाए सीड, बीज, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, और उनका जो मार्केटिंग है ना वो ज़्यादा उसमें बिके, मतलब तो ताकि जो नॉर्मल हाउस होल्ड है ना उनका जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो सके। साथ ही मैं बात करना चाहूँगी कि ये कैसे डेवलप हुआ है। तो 2008 में एक वाई.के. अलख जी की कमेटी आई, उसमें उन्होंने बताया कि फार्मर्स को एक संगठन बनाना चाहिए जिससे कि उनके जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो सके। तो वैसे ही 2008 के बाद 2013 में एक कॉर्पोरेटिव एक्ट आया जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी बनी, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेम है मैम, बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर होता है, जो कि शायद 1954 में कंपनी एक्ट बना था, उसमें रजिस्टर होता है। साथ ही में फिर 2020 में पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया कि जो इंडिया में है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा कि जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का रहा है। तो 2020 में मोदी जी ने कहा कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होने चाहिए, और उनका मेन एम था कि 2025-2027 तक एटलीस्ट 7,000 से 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन जाने चाहिए। तो जिनके लिए उन्होंने मतलब राशि भी प्रदान की है, 7,000 करोड़, 7,000 करोड़ इसी के लिए प्रोवाइड करवाया गया है। तो अभी तक अगर हम बात करें कि अभी तक कितने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, तो अराउंड 7,000 बन गए हैं, और इसका काफ़ी लाभ है जो कि हम आगे बात करेंगे। जी, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर या कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जितने भी किसान आते हैं वो उनका ये ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। तो किसानों को इसकी आवश्यकता क्यों है? जी मैम, अगर हम देखें कि आजकल फार्मर्स क्या है कि अगर हम सिंगल हैंडेडली करे, अगर जैसे मार्केटिंग में जाए, सीड ले, अगर फार्मर एक सिंगल है और उसके पास एकड़ कम ज़मीन कम है, जैसा कि हमने देखा है कि इंडिया में 86 फार्मर्स के पास मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स है। मार्जिनल माने तो मतलब उनके पास 1 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन है, और स्मॉल फार्मर्स के पास भी 2 हेक्टेयर। तो 86%, 86% तो फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल है। तो उनके पास क्या होता है कि उनका जैसे बीज भी कम लगता है, फर्टिलाइजर कम लगता है। अब वो एक छोटे छोटे फर्टिलाइजर के लिए अगर मार्केट में जाए तो उनको मतलब एक तो मार्केटिंग कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, फिर उनको कम अगर दाम, कम सीड लेना है, कम क्वांटिटी में लेना है, तो वो बार्गेन भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, मतलब 10 फार्मर साथ आ जाए, जिसमें से मतलब अगर 10 फार्मर साथ आ गए, मिनिमम 10 होते हैं, वैसे ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो उनके पास 10 हेक्टेयर लैंड होगी। अब 10 हेक्टेयर लैंड के लिए अगर उनको 20 किलो सीड एक हेक्टेयर के लिए चाहिए, और 10 के लिए उनको कितना चाहिए, 200 kg, तो उसके लिए उनकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ती है। और जब साथ में मार्केट, जब वो प्रोड्यूस एकदम बल्क में बनेगा, जब वो मार्केटिंग करने जाएंगे, तो मार्केटिंग में ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगा। फिर आगे अगर आपको कम पैसा दे रहे हैं तो आप बार्गेन कर सकते हो कि हमारे पास इतना सारा वो है, प्रोड्यूस है, तो आपको अगला मतलब जो होगा वो भी आपको ज़्यादा पैसे देगा। तो इसके लिए इसलिए आवश्यकता है।
जी, तो अगर संगठित रूप से अगर किसान काम करे तो उनकी लागत में भी उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। उनको जो ये सीड वगैरह है वो कम उसमें प्राइस में मिलेंगे और जो उनका प्रोड्यूस है वो ज़्यादा बिकेगा, जिससे उनको जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी ज़्यादा होगा। जी, तो ये सीमंत और जो छोटे किसान हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है ये। जी, तो इसका जो एफपीओ का गठन है वो किस तरह से होता है और रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है इसकी? जी मैम, तो अगर हमको एफपीओ बनाना है तो सबसे पहले हमको एम होना चाहिए कि हम किस से रिलेटेड काम करेंगे। एम होने के बाद जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसमें 10 फार्मर्स होने चाहिए, मिनिमम 10 फार्मर्स होने चाहिए, जिसमें से कि 5 डायरेक्टर बनते हैं, 5 मेंबर्स बनते हैं, और जो फंड्स होता है वो मिनिमम 5 लाख का होना चाहिए। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है www.sfac.com, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। फिर उसके लिए आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट है आधार कार्ड, सेकंड है पासपोर्ट साइज फोटोज, थर्ड पैन कार्ड, और फोर्थ है एक खतौनी। जो खतौनी, अगर आपके पास खतौनी नहीं है, मतलब माना कि आपके नाम पे ज़मीन नहीं की है आपके पेरेंट्स ने, तो उसके लिए भी एक मतलब दूसरा उपाय है कि आपको एसडीएम के पास जाना है। तो वो एक एसडीएम या तहसीलदार वो आपको एक मेंबरशिप देता है, मेंबर सर्टिफिकेट देता है, प्रोड्यूसर मेंबरशिप। उसमें ये लिखा होता है कि आपका जो जीवनचर्या है, जो भी नॉर्मल है, वो खेती पे डिपेंड करता है, तो वो भी आप उसमें अपलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स में होता है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके आपको 1 मिनट तक खड़े रहना है, वो वीडियो चल रही होती है। फिर डिजिटल सिग्नेचर के बाद एक डिन होता है जिसमें कि डायरेक्टर आइडेंटिटी मेंबरशिप होता है, वो बनाना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 डायरेक्टर्स होते हैं, अब उन 5 डायरेक्टर का एक आइडेंटिटी नंबर बनना है, तो वो नाबार्ड से भी बनता है। तो उसमें एक 8 डिजिट्स का होता है, वो अल्फ़ाबेटिकल, वो नंबर बनाना ज़रूरी है। वो नंबर बनाने से एक फ़ायदा ये है कि आप एक साथ 14 एफपीओज़ में जुड़ सकते हो, जो डायरेक्टर्स होते हैं। तो उसके बाद फिर आपको नाबार्ड के पास जाना है। फिर नाबार्ड जो इसकी देखरेख करता है ना मैम, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, वो देखरेख नाबार्ड करता है। अगर नाबार्ड को आपका आइडिया पसंद आया, सब कुछ हो, तो फिर नाबार्ड आपको दे देता है, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वहाँ से फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। जी, तो इस तरह से वो जुड़ सकते हैं एफपीओ में। तो एफपीओ में मैम जुड़ने के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, और किस तरह कौन कौन इसमें जुड़ सकता है? जी मैम, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कोई भी जुड़ सकता है, बस प्राइमरी प्रोड्यूसर होना चाहिए। अच्छा। गवर्नमेंट ने कहा है कि 17 सेक्टर जिस पे काम कर सकते हैं, 17 एग्रीकल्चर सेक्टर्स, जिसमें हम बात करें फिशरीज, ये गोट फार्मिंग, दुग्ध फार्मिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, ये प्रोसेसिंग हो गया, ऐसे 17 सेक्टर जिसमें काम कर सकते हैं। और इसको जुड़ने के लिए बस एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सेक्टर में काम करना है। तीसरा ये है कि इसमें जो 5 डायरेक्टर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक महिला होनी चाहिए और एक अनुसूचित जाति का वो होना चाहिए, ताकि सबको इक्वल मिल सके। ठीक है। और बाकी ऐसा भी मतलब क्वेश्चंस बहुत आते हैं फार्मर्स के कि एक ही परिवार के लोग जुड़ सकते हैं क्या, मतलब इसमें जो 10 मेंबर्स होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक मेंबर जुड़ सकता है एक परिवार का कि नहीं। बट मेनली ये माना जाता है कि अगर सरकार ने आपको कुछ दिया है तो आपको मतलब उसका उपयोग अच्छे से करना है कि मैक्सिमम जो फैमिलीज है वो उसमें जुड़ सके। तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक फार्मर्स के 2 लोग ले, 3 लोग ले, ऐसा कुछ रूल नहीं है, मतलब कोई भी जुड़ सकता है। और एक महिला का होना और एक अनुसूचित जाति का होना ज़रूरी है जी, ताकि इक्वालिटी बनी रहे उसमें, और वो सारे संगठित तौर पे वो आगे बढ़ सके किसान। जी। तो इसमें सरकार की तरफ से किस तरह की सहायता या कोई सब्सिडी का प्रावधान किस तरह से है इसमें? जी, पहले तो मैं कॉस्ट की बात करूंगी। जो जब स्टार्टिंग में ये एफपीओज आए थे तो एक एफपीओ बनाने के लिए 49,000 लग जाता था, 49,000 रुपए, जो कि अब घटकर एकदम 15,000 तक का मैं बना सकते हो आप एफपीओ। वो तो पहले कॉस्ट होगी। फिर अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात करें तो 15 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रहा है इसमें। साथ में अगर आपको नाबार्ड से वो अप्रूवल होता है तो नाबार्ड आपको 18 लाख तक दे सकता है, 18 लाख तक नाबार्ड देता है, जो कि ये लोन के तौर पे मिलता है उनको। जी, लोन के तौर पर मिलता है, ताकि वो अपना प्रोसेसिंग एस्टेब्लिश कर सके, यूनिट्स एस्टेब्लिश कर सके। इवन इसका अभी SFAC है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, वो भी 25 लाख तक का आपको सहायता दे रहा है इसमें।
तो आपको बस अप्लाई करना है, अगर उनको आपको वो पसंद आता है तो आपको मिल रही है स्कीम्स। जी। तो मैम जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिमाचल की क्योंकि हिमाचल में जैसे मुख्य फसल सेब है, ज़्यादातर जो किसान हैं सेब उगाते हैं, क्योंकि हिमाचल को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल में जो FPOs है वो किस तरह से लाभकारी हो सकते हैं या क्या भूमिका रहती है हिमाचल में इसकी? जी मैम, बिल्कुल। तो हिमाचल का जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सेब का ही होता है, इवन 80% अगर हम फ्रूट देखें तो सेब ही होते हैं, और एप्पल बॉल ऑफ इंडिया भी हिमाचल को ही कहा जाता है जी। तो सेब का अगर हमने अभी भी देखा, इस साल भी देखा कि सबसे ज़्यादा जब मार्केटिंग थी ना तो ग्लट हो गया था, मतलब सब लोग एक साथ ही मार्केटिंग कर रहे थे और सबको प्राइस नहीं मिला फिर। तो ये FPOs का क्या काम है कि ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगवाता है, और जैसे मतलब कोई स्मॉल फार्मर्स है, अब उनके पास वो अपने लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं एस्टेब्लिश कर सकता, ग्रेडिंग मशीन नहीं ले सकता, तो FPO क्या करता है, एक ग्रेडिंग मशीन लाता है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है, कोल्ड स्टोरेज लगाता है। तो उससे क्या होता है कि फार्मर्स अभी ग्लट है, अभी फार्मर्स प्रोड्यूस नहीं बेचेंगे, जब ग्लट कम हो जाएगा तब बेचेंगे, तब तक वो कोल्ड स्टोरेज पे रख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी जैसे अगर मैं बात करूँ प्रोसेसिंग की भी, तो सोलन और मंडी में प्रोसेसिंग मशीन स्टार्ट हो गई है, जिससे कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है ना जी, जब हम फ्रूट हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद का जो लॉस है वो कम हो गया है। इवन 15 से 20% अगर हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, 15 से 20% लॉस कम हो गया है, मतलब हो गया है। और साथ में बागवान भाई बहन अगर प्रोसेसिंग करें, प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो उसका पैसा है वो एकदम डबल हो जाता है। ये माना जाता है कि अगर आपको 1 किलो सेब बेच रहे हो, अगर आपको 100 रुपए में मिल रहा है, तो अगर 1 किलो का आप प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाते हो तो वो उसका जो कॉस्ट है आपको 200 रिटर्न मिलेगा, तो वो ज़्यादा आपको उसके रिटर्न मिलता है, जो आउटपुट मिलता है उसका प्रोसेस करने के बाद। जी मैम। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं सेब के जब सीडलिंग्स भी लेना होता है, तो अगर किसी को एक किसान है, उसके पास बहुत कम ज़मीन है, उसको 50 पौधे लेने हैं, 50 पौधे लेने हैं, तो उसको मतलब अगर 100 रुपये का एक पौधा पड़ रहा है, साथ में अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो है, तो क्या करेंगे कि 10 किसान या 100 किसान, 200 किसान ऐसे जुड़ते हैं इसमें। जब सब लोग बताएंगे अपने FPO जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं कि हमको इतने पौधों की ज़रूरत है, अब वो FPO आगे बोलेगा जिससे वो लेना है कि हमारे को 2000 प्लांट्स की ज़रूरत है, तो वो भी देखेगा कि अच्छा 2000 की तो थोड़ा कम प्राइस मिलेगा। और कभी कभी तो ये होते हैं कि जो बेचने वाले हैं ना, वो वहीं पर आपको छोड़ते हैं, मतलब पौधा ले आते हैं, तो आपका वो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गया। तो मतलब स्टार्टिंग से लेकर अगर एंड तक देखें तो FPO हर जगह काम कर रहा है सेब के मामले जी। तो मतलब FPO में जो किसान या फिर जो बागवान जुड़े हुए हैं, उनका जैसे आपने बताया था कि अगर उन्हें बीज भी खरीदना हो, तो अगर संगठित तौर पे वो बीज खरीदते हैं तो उसमें तो उनको मिलता ही है काफ़ी, जो जैसे आपने बताया उसके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस उनको मिलता है। उसके साथ साथ जो बड़ी मशीनरी है जो किसानों को ज़रूरी है, वो भी सेटअप करने में हेल्प करता है। जो अगर इंडिविजुअल लेवल पे किसान देखे तो वो सेटअप नहीं कर सकता है। अब छोटा फार्मर अगर ग्रेडिंग मशीन लगाएगा तो नहीं कर सकता है वो। इसमें किसान अपना भी वो इन्वेस्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन? जी मैम। अगर जैसे मैंने बताया कि फंड्स की 5 लाख की ज़रूरत होती है, अब वो किसान से ले गए, अब जितना कंट्रीब्यूशन उनका है, अब अगर किसी ने 1000 रुपीज़ दिए और हमको मुनाफा हो रहा है उसका, तो उसका जो उसका 1000 का परसेंट है ना, उसको मुनाफे का दिया जाता है। बट पहले 5 लाख रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं फार्मर्स को। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल में जो FPOs है वो एक नई दिशा दे रहा है किसानों को। जी मैम, बिल्कुल मैम। अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल के अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हिमाचल में उगाए जाते हैं। फ्रूट्स ही नहीं, इवन वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, हर जगह जो FPO एक नई दिशा दे रहा है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है और मार्केटिंग कॉस्ट भी कम हो रहा है, बट प्रोड्यूस का जो हमको मुनाफा है वो ज़्यादा हो रहा है। जी मैम। तो मैम जैसे हमने सेब की बात की है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे सेब की खेती की जाती है, सेब का बगीचा होता है हिमाचल में बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा आजकल देखने को मिल रहा है कि परसिमन, जापानी फल जिसको कहते हैं, उसकी भी खेती में काफ़ी रुझान देखने को मिला है किसानों का। तो इसका मुख्य कारण क्या है और क्यों ये है कि सेब की तरफ से जो शिफ्ट है वो परसिमन की तरफ जा रहा है?
जी मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अब लोग ज़्यादा जापानी फल की तरफ जा रहे हैं जी। तो इसका मेन कारण है चिलिंग रिक्वायरमेंट, जो कि सेब को ज़रूरी होती है। जो मिड और हाई हिल्स है उसमें जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है सेब की वो पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि फरवरी के एंड में और मार्च के एंड में ही गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। जी जी। और चिलिंग रिक्वायरमेंट जो सेब की है वो 1000 से 1500 उनको आवर्स चाहिए, घंटे चाहिए चिलिंग रिक्वायरमेंट। अब वो पूरी नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और फिर आगे फ्लावरिंग आगे हो रही है। फिर जब फ्लावरिंग पे ओलावृष्टि ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी अच्छा नहीं बन रहा है ओलावृष्टि की वजह से, और एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है और साथ में प्राइस नहीं मिल रहा है क्योंकि गलत हो रहा है मार्केट में। तो इसीलिए जो ये जापानी फल का रुझान अब देखने को मिल रहा है। जापानी फल में क्या है मैम कि इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है एक तो कम है, साथ में जैसे हम एप्पल की बात करें, सेब की बात करें तो उसमें जो बीमारियां है वो ज़्यादा लगती है। जैसे सैंजो स्केल हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू लग गया, वो एक एफिड लगता है, वुली एप्पल एफिड लग गया, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो एरविनिया माइलोवोरस से फायर ब्लाइट बोलते हैं उसको, वो लग गया, स्कैब लग गया। तो जो इसका देख रेख का जो वो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो डालने हैं ना, 12 से 13 स्प्रेज होती है इसमें, जिसका कि कॉस्ट ज़्यादा होता है। साथ में अगर मैं परसिमन जापानी फल की बात करूं तो उसमें मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है, और साथ में जो अब अर्बन वाले इलाके ना, शहरी लोग वो जापानी फल को ज़्यादा ले रहे हैं, तो मतलब इसका मार्केटिंग भी बढ़ रहा है और साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं है। और जापानी फल की जैसे मैं बात करूँ तो ये जैसे ड्रॉट आ रहा है, अब ज़्यादा रेंज नहीं हो रही है। इस बार तो खैर हिमाचल में बहुत रेंज हुआ था, बट कभी नहीं होता, गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो ये ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है इजीली। इसलिए अब फार्मर्स जापानी फल की तरफ जा रहे हैं और इसमें प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, मतलब कम प्रोडक्शन और ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो ये जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, तो ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसके बारे में भी बहुत बात होती है, तो इसकी वजह से भी ये हम एक कारण मान सकते हैं इसको? जी मैम, एक तो सबसे जो मेन कारण है वो तो क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन आपने कहा वही है कि उनको चिलिंग रिक्वायरमेंट मिल नहीं रही है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होना चाहिए 1000 से 1500 घंटे तक सेब के लिए, बट वो मिल नहीं रहा है। 2 महीने तक अब ठंड पड़ रही है, 2 महीने बर्फ पड़ रही है बस, और वो नहीं मिल रहा है तो फिर जापानी फल की तरफ जा रहे हैं। क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ रहा है और साथ में ओलावृष्टि हो रही है। अब प्रोडक्शन जो हमारा कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है सेब में, तो इसीलिए मतलब जापानी फल की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे मेन जो कारण है वो क्लाइमेट चेंज बोल सकते हैं, और दूसरा एक ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ज़्यादा, और उसमें सेब में मेहनत बहुत होती है, आपको पूरी साल जो है सेब के लिए मेहनत करनी पड़ती है किसानों को। जी। तो मैम जो ये परसिमन की तरफ रुझान देखने को मिल रहा है किसानों को, तो एफपीओ में जो जुड़े हुए किसान है उनको किस तरह से ये बेनिफिशियल हो सकता है? जी मैम, अभी जैसे परसिमन अभी स्टार्ट हुआ ही है, 5-6 साल से स्टार्ट हुआ है परसिमन, तो इतनी ज़्यादा मतलब अभी लोगों को जागरूकता नहीं है कि परसिमन लगाना है। तो एफपीओज क्या करते हैं, एफपीओज उनको प्लांट्स भी कम रेट में प्रोवाइड करवाएगी। एक बार परसिमन जो फिर फर्टिलाइजर्स है, खाद वगैरह है, वो भी कम रेट में मिलेगा। एक बार परसिमन लग गया तो आगे जो मेनली जो परसिमन से पैसा आता है ना वो प्रोसेसिंग से आता है। तो इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई परसिमन बन जाता है, फिर जूस बन जाता है, स्क्वैश बन जाता है, इवन वाइन्स बन जाती है। तो वो जो प्रोसेसिंग का कॉस्ट है ना, वो एफपीओ अगर एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा तो कम हो जाएगा और फार्मर्स को ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो एफपीओ मतलब स्टार्टिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक सहायता करता है फार्मर्स की, पैकेजिंग, मार्केटिंग तक पूरी हेल्प मिल जाएगी। जी। तो मैम अगर हम परसिमन की जैसे बात कर रहे हैं तो इसकी कौन कौन सी वेराइटी हिमाचल में लगाई जाती है, और इसके जैसे आपने प्रोसेसिंग की अभी बात की, कुछ प्रोडक्ट्स बताए, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से इसमें बन सकते हैं? जी मैम, तो अगर मैं परसिमन की बात करूं तो जापानी फल में एक प्रॉब्लम है कि इसमें कसैलापन आता है। अगर हम थोड़ा कच्चे में खाए ना तो कसैलापन लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। बाद में जब पक जाता है तो जो टैनिन्स होते हैं ना वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर अच्छा लगता है। परसिमन मीठा भी होता है, 27 डिग्री ब्रिक्स होता है इसका TSS। तो इसकी जो मेन वेराइटीज़ है वो है हचिया हो गया, जीरो, त्रियुम्फ हो गया, फुयू हो गया। तो इसमें भी जो कसैली वेराइटीज़ है वो हचिया है, और सबसे ज़्यादा ग्रो भी यही हो रही है मार्केट में, क्योंकि इसका जो यील्ड है वो ज़्यादा है। बस जब तक पक नहीं जाती है तब तक
खा नहीं सकते हैं, जब तक टमाटर जैसी हो जाती है ना लाल, तभी खा सकते हैं इसको। बट जो ये फूयू और जीरो है ना, ये कसेली वेराइटीज नहीं है। तो अब जो फार्मर्स अवेयर हो गया है कि कौन सी कसेली है कौन सी नहीं है, तो अब ज्यादा वो फूयू जीरो इन वेराइटीज की तरफ जा रहा है। बल्कि अभी जो हिमाचल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो हजिया वेराइटीज पे ही हो रहा है। साथ में आपने बात करी कि इसके हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स क्या बना सकते हैं, तो मैम इसके ड्राई स्लाइसेस बनाते हैं कि जैसे जब परसिमन पक जाता है तो उसको स्लाइसेस रख देते हैं, फिर उसको धूप में ड्राई कर देते हैं। तो उसके बाद जो टेस्ट होता है ना, उसको एकदम स्वीट होता है, वैसे वाला जो हिमाचल में कुल्लू साइड बहुत माना जाता है। साथ में इसमें जूस बन सकता है, वाइन्स बन सकती है, स्क्वैशेस बन सकते हैं, और ड्राई स्लाइसेस जैसा कि मैंने आपको बताया वो बन सकता है। इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वैसे, तो इसके काफ़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। जी, तो परसिमन का हम ये कह सकते हैं कि भविष्य काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है हिमाचल में, क्योंकि उसके लिए जैसे आपने बताया चिलिंग आवर्स उसके लिए कम लगते हैं, लागत कम होती है और किसानों का रुझान भी इसकी तरफ देखने को मिल रहा है। अगर मैं चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो परसिमन में जो चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है वो 100 से 300 आवर्स तक चल पड़ती है। और साथ में अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो प्रोडक्शन इसमें मतलब अगर 1 हेक्टेयर की बात करूँ तो 10 से 12 टन मिल जाता है इजीली। 10 से 12 टन जो प्रोडक्शन वो है इसका इजीली मिल जाता है। और साथ में अगर हम इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए तब तो और मुनाफा होता है जी, उससे शेल्फ लाइफ भी आपकी बढ़ जाएगी। जी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने के। बट अगर हम ऐसे ही नॉर्मली परसिमन रखते हैं तो उसकी उतनी शेल्फ लाइफ नहीं है। जी मैम। तो मैम जैसे हम प्रसंस्करण की बात, प्रोसेसिंग की बात कर ही रहे हैं, तो फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रसंस्करण में क्या भूमिका रह सकती है मेन? जी मैम, अगर हम प्रसंस्करण की बात करें तो जैसे सेब है, अब सेब हमने हार्वेस्ट कर लिया जी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो लेबर की प्रॉब्लम होती है। एक तो हार्वेस्ट के बाद ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वो सब कुछ करना है। अब जो FPOs है, FPOs के थ्रू एक माना कि गांव में 100 लोग जुड़ गए, 100 फार्मर जुड़ गए, अब वो ग्रेडिंग मशीन लगाएंगे, फिर ग्रेडिंग से एक तो फटाफट काम हो जाएगा ग्रेडिंग से। फिर जब मैंने बताया कि प्रोसेसिंग के लिए ग्रेडिंग में जो बैटर फ्रूट्स है वो डायरेक्ट मार्केट में जाएगा या कोल्ड स्टोरेज में जाएगा, जो छोटा है वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग में जाएगा। जैसे कि हिमाचल में प्रोसेसिंग के लिए एक HPMC भी है जी, जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है। तो ये हेल्प करता है कोल्ड स्टोरेज में, ये हेल्प करता है आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने में। तो जो FPOs है वो डायरेक्टली लिंक करेंगे, चाहे वो HPMC के साथ करे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ करे। तो जो कॉस्ट है उसका प्रोसेसिंग का वो कम है, और साथ में आपको जो प्राइस मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा जी। प्रोसेसिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि जो दूसरे जो अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो अच्छी क्वालिटी का फ्रूट है वो सीधा मार्केट में जाएगा, जो थोड़ा लो क्वालिटी का है फिर वो ज़्यादा क्योंकि क्वांटिटी में आएगा, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन के द्वारा मिलेगा तो फिर प्राइस अच्छे मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो उसमें FPO एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जी। और अगर मैम मार्केटिंग की हम बात करें तो मार्केटिंग में किस तरह से FPO अपना रोल निभा सकता है? जी, अगर मैं बात करूं कि मार्केटिंग में FPO का सबसे ज़्यादा रोल है तो ये गलत नहीं होगा जी। जैसे कि अगर एक किसान मार्केट में जाएगा, उसके अगर मैं एप्पल की बात करती हूँ, हिमाचल में सबसे ज़्यादा एप्पल होता है जी। अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो 10 बॉक्सेस, किसी के 20 बॉक्सेस, किसी के 30 बॉक्सेस हो गए, अब वो मार्केट में जाएगा। एक तो उसको रुझान नहीं मिलेगा, वो बायर्स जो हो गए कि 30 बॉक्सेस है, बार्गेन नहीं कर पाएगा। बीच में जो मिडल मैन्स आएंगे वो उसको उसका प्रोड्यूस कम उसमें लेंगे जी। तो अगर हम FPOs बनाते हैं या अपना जो प्रोड्यूस है वो मार्केट FPOs के थ्रू बेचते हैं, FPOs में कम से कम 100 किसान हो गए, 100 नहीं तो 50 तो हो गई जी। अगर 50 का साथ जाएगा वो लॉट जी, तो क्या करेगा, कभी कभी तो क्या होता है कि बायर्स खुद लेने आ जाते हैं, जैसे कि मिडलमैन तो गया मतलब निकल जाता है जी, तो डायरेक्ट जो जी एकदम बायर आते हैं जी, कस्टमर APMC के थ्रू ही बेचते हैं ना ये, तो उनको जो कॉस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। अब बायर सोचेगा कि 10, एक के पास 10 पेटियाँ है, एक के पास 100 पेटियाँ है, तो वो 100 पेटियों के लिए ज़्यादा पैसे देगा, 10 पेटी अगर नहीं हो रहा है तो रहने देगा। तो जो मिडल मैन है वो एकदम चला जाता है और मार्केटिंग आपको ज़्यादा अच्छे से मिलती है जी। तो जहाँ पे बड़े लॉट में जहाँ पे बड़े बायर्स आपको मिलते हैं, जिसमें आपको प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो छोटे किसानों के लिए वहाँ पे जो नुकसान हो रहा था वो उससे कवर हो जाएगा जी मैम। तो मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है FPOs जी। तो मैम अगर हम बात करते हैं जैसे कृषि के क्षेत्र में बात करते हैं तो किस तरह की चुनौतियाँ देखने को मिलती है FPO में?
जी, एफपीओज में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक विश्वास है जो फार्मर्स नहीं कर पा रहा है जी। अब एफपीओज के साथ जुड़ नहीं रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि हमको पैसा देना है तो कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो फ्रॉड ना हो वैसा। जी। एक तो वो है। दूसरा, जैसे अगर हम कंपनी की बात करें, जब हम कंपनी बनाते हैं तो उसमें सीईओज होते हैं। सीईओज क्या होते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। अब एफपीओ तो फार्मर्स ही होते हैं, उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो कहाँ से वो मशीन्स लाए, कहाँ से कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, उनको नॉलेज बहुत कम होती है। जी। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, उनके साथ जो मार्केटिंग लिंकेज है ना वो बहुत कम है, मतलब फार्मर्स का मार्केटिंग लिंकेज कम है और एफपीओज फिर इसमें अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, बट ये सॉल्यूशंस भी इसके काफ़ी है जो अभी आजकल चल रहे हैं। जी। तो मैम, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, किस तरह से इनका समाधान किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम फील्ड की बात करें या कोई भी नई चीज़ आती है उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियां हमें देखने को मिलती है, और उन्हीं चुनौतियों को अगर हम देखें और उस पर काम किया जाए तो फिर आगे काफ़ी अच्छा किसानों के लिए हम देख सकते हैं काम। जी मैम। तो इसमें सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इसके मैम सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो है ट्रेनिंग। मतलब किसानों को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जी। या तो जो हमने 5 डायरेक्टर्स बनाए हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, या फिर एक जो ट्रेंड पर्सन है उसको सीईओ बनाया जाए। जी। जैसे एक एफपीओ का एक सीईओ बनाया जाए जो कि ट्रेंड पर्सन है। तो सबसे ज़्यादा तो ट्रेनिंग। दूसरा, इसको मार्केट लिंकेज के साथ, मार्केट लिंकेज के लिए भी अगेन ट्रेनिंग दी जाए कि फार्मर्स कैसे मार्केटिंग इंक्रीज करे, उनको कैसे पता हो कि मतलब कहाँ पर प्रोड्यूस हमारा अच्छा बिक रहा है, कहाँ पर नहीं बिक रहा है। तो मार्केट लिंकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। और तीसरा है कि जो फार्मर्स है ना, जैसे गांव-गांव में जाकर अगर हम बताएं कि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, इसमें अगर आप इतना कंट्रीब्यूट करोगे तो आपके लिए ये फ़ायदा है। या फिर उनको सक्सेस स्टोरीज बताई जाए कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने यूपी में लगाया था, एक हमने यहाँ पर लगाया था, और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज है। इवन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के है वो इजराइल में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक अब काफ़ी हॉट टॉपिक माना जाता है। जी। तो सक्सेस स्टोरीज बता सकते हैं फार्मर्स को, ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो हम सीईओ अपॉइंट कर सकते हैं, जो एक ट्रेंड पर्सन है, वेल ट्रेंड पर्सन है, वो हम अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ और गवर्नमेंट नई स्कीम्स ला सकता है कि मतलब ताकि एफपीओज अच्छे से काम कर सके। तो जी मैम, ये सारी और इसके बारे में थोड़ा किसानों को और अवेयर करने की भी ज़रूरत है। जी मैम, बस जी। तो मैम, आप इसके भविष्य को कैसे देखती हैं? जो एफपीओज है उनके भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? जी, अगर मैं बात करूं इसके भविष्य की तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर फार्मर्स को अपना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इंक्रीज़ करना है, जो उनका लाइवलीहुड है वो इंक्रीज़ करना है, तो उनको एफपीओज के साथ जुड़ना चाहिए। क्योंकि जो एफपीओ है वो इनको एकदम, मैंने जैसे पहले भी कहा कि कम लागत में आपको सीड प्रोवाइड करना, बीज प्रोवाइड करना, प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना, और ज़्यादा मार्केट में बेचना, ज़्यादा प्राइस में मार्केट में बेचना। तो ये मैं कहूँगी कि एफपीओ ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको मतलब आपके लाइवलीहुड को इंक्रीज़ कर सकता है। तो अभी जैसे मैंने बात करी, जो करंट सिनेरियो है वो अराउंड 7,300 एफपीओज लगे हैं। इवन मोदी जी एफपीओज को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो 2025 तक 10,000 एफपीओज बनने चाहिए। और मैं इसका भविष्य ये भी देखती हूँ कि जैसे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक प्रोडक्ट हो, अपने एक प्रोडक्ट के लिए एक अपना एफपीओ हो, और उस प्रोडक्ट को हम इंक्रीज करें, मतलब आगे दिखाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक उज्जवल भविष्य देखने को मिलता है हमें। जी बिल्कुल। जी। तो मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमें एफपीओ से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने एफपीओ से जुड़ी जानकारी साझा की है हमारे साथ शिवाली शर्मा जी ने, और हमें यकीन है कि आपको ये जानकारी लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।